ख्याल से आज ना मेजर टेस्ट के पहले लास्ट क्लास है आज, है ना। इसके बाद तो मैं सैटरडे को आपका मेजर टेस्ट है ना। अच्छे से देना उसे आप लोग, है ना। कि आपके टाइम में ऐसा कोई ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। इस बार के बच्चों को तो खूब टाइम मिला। अभी भी पेपर होगा या नहीं होगा पता नहीं, कैसे होगा आप लग रहा है ना। फॉर द बेस्ट की हो जाए तो अच्छा है। बहुत दिन से बेचारे तैयारी करते हैं, वो तो तैयारी कर करके तंग आ चुके हैं। उनका भी पैसे सब जवाब दे रहा है। देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन। तो आपके टाइम में तो ऐसा तब तक चीजें स्मूथ हो जाएंगी, तो आपका तो टाइमली होना चाहिए, है ना। यू आर लकी ना कि इन सब उसमें आप नहीं पढ़े। प्लेयर्स में थोड़ा फायदा भी होगा बच्चों को। इस बार सिलेक्शन के चांसेस भी थोड़े से ज्यादा अच्छे हैं, है ना, क्योंकि कई बच्चे जो है ना एडमिशन वगैरह इधर उधर ले चुके हैं प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह मार्क्स बेसिस। थोड़ा सा कंपटीशन कम होता है ना, एज कम्पेयर टू द प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर। फिर आप तो अपने हिसाब से अपनी तैयारी करो, और तैयारी का सबसे अच्छा तरीका है जो भी टेस्ट या मेजर टेस्ट होते हैं उसमें सिलेबस के हिसाब से अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करो, है ना। फ्री होता है। तो आपके मेजर टेस्ट में ज्यादा पोर्शन 12th का है। किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था, तो जैसा कि मुझे पता चला है, हालांकि पेपर तो मुंबई से बनता है, लेकिन फिर भी जैसा मुझे कम्युनिकेट हुआ है कि ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो 12th के सिलेबस के होंगे। कैन एज्यूम एज ए 60 वर्सेस 40। 60% 12 का आएगा, 40% 11 का। और 12 के चैप्टर्स में ज्यादातर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एंड जो अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। इसमें भी आज की क्लास तक जो भी पढ़ाया जाएगा वो सारा कुछ है ना। तो ये 3 चैप्टर अच्छे से तैयार करना। हो सकता है करंट के क्वेश्चंस कुछ कम, है ना। तो ज्यादातर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके मेजर क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करो। एक बार रिवाइज ही तो करना होता है, रिवाइज कर लोगे तो काफी फायदा होगा। ध्यान कर सकते हैं। तो आज आपका एक टॉपिक है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पोस्टर भी दिखाया, है ना, कि उस पोस्टर में भी काफी चीजें क्लियर थी कि उस पोस्टर का रिलेशन आपके इसी टॉपिक से, है ना। जस्ट हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वी स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। कि यहाँ पे हम जो चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम पढ़ेंगे। वी कैन डिस्कस अबाउट द इंड्यूस्ड, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हम पढ़ेंगे, है ना। तो ये एक मैकेनिज्म है, जैसे कि आपका मोशनल ईएमएफ था, वैसे ही यहाँ पे जो मैकेनिज्म आता है इसको भी कॉल्ड एज ए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि सारा मैटर है कि कंडक्टर मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैंने शुरू में ही बताया था कि इस तरह से अगर कोई रिंग है ना, और इसके पास अगर कोई मैग्नेट ऐसा है और ये मैग्नेट रेस्ट पे है और रिंग इसकी तरफ जा रही है ना, तो रिंग अगर इसकी तरफ जाएगी तो आपको पता है कि यहाँ पे एक आपका इस तरह से इंड्यूस करंट डेवलप हो जाएगी, है ना। तो जो चार्ज को मूव करता है वो मैग्नेटिक फोर्स मूव करता है। चार्ज करंट को मूव करने वाला फोर्स कौन सा होगा? मैग्नेटिक फोर्स, है ना। और इसी को हम बोलते थे मोशनल ईएमएफ। लेकिन एक केस में अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पे ये आपके रिंग रेस्ट पे है ना, और इसके पास मैग्नेट आ रहा है किसी वी से, तो सिचुएशन पूरी चेंज हो जाती है। अगर ये वी से आ रहा है तो सेम चीज होगी डेवलप इसमें भी, कि आपकी अगर करंट फ्लो हो रही है तो आप मैग्नेटिक फोर्स इसको मूव नहीं कर सकता, बल्कि इसको जो फोर्स मूव करेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स करेगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसी को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड, है ना। कि यहाँ पे आ जाती है बेसिकली आपकी एक स्पेशल इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज नोन एज ए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये स्पेशल फील्ड है, कॉल्ड एज ए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज आपको इसी के बारे में पढ़ना है। जैसे मोशनल ईएमएफ के बारे में तो हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, है ना। मोशनल ईएमएफ के सारे पॉसिबल केसेस भी आप डिस्कस, कि जितने भी होते हैं रोटेशन से लेके एवरीवेयर। अब आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में सिंपल सा केस है कि अभी आती है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कब होता है, कि क्या इसका सोर्स होता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सोर्स तो चार्ज होता है, कहीं भी चार्ज होगा तो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप करता है। तो फिर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या होता है? तो उसका सोर्स होता है वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड,
कि कहीं भी टाइम के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो वहां पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि व्हेनेवर, है ना, इसको आप ठीक से लिखना, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन, है ना, मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम को तो हो जाएगा कि कहीं पे भी अगर dv by dt है देन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप, तो उस केस में क्या डेवलप होता है, जैसे आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप, इस केस में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है ना, कि whenever there is a change in magnetic field with respect to time dv by dt then induced electric field develop, और ये induced electric field थोड़ी सी अलग नेचर की है, which is non conservative in nature, which is non conservative in nature, है ना, कि उसका जो नेचर होता है कैसा होता है, जैसे कि आपका नॉन कंजर्वेटिव, है ना, एंड ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, एंड ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, है ना। तो ये मेन कंसेप्ट इसका होता है कि कहीं भी अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी जो कि नॉन कंजर्वेटिव नेचर की होती है ना, कि आपको सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है और वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, और ये हमेशा क्लोज लूप बनाती है। इसके अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊंगा तो हमेशा क्या होगा, जैसे कि आपकी क्लोज लूप, जैसे कि आपकी है ना। तो ये इसका मेन डिफरेंस। अब एक चीज आगे कि इसलिए कई बार हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को ना ENC भी बोल देते हैं, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दिस इज समटाइम्स नोन एज ए नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, है ना, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। इसका जो बेसिक नेचर हो कैसा, जैसे कि आपका नॉन कंजर्वेटिव होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है। तो दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई अब, एक तो कंजर्वेटिव, दूसरी क्या हो गया, जैसे आपकी नॉन कंजर्वेटिव। यहाँ पे सिंपल सा एक लॉ है कि जब आप ये लोगे क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ किसी कंजर्वेटिव फील्ड को लोगे EC डॉट dl, अगर किसी कंजर्वेटिव फील्ड का हम क्लोज्ड इंटीग्रल ले लेंगे ये तो जीरो होता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अगर यहाँ पे फील्ड कैसी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और कंजर्वेटिव, ये फील्ड अगर का नेचर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक और कंजर्वेटिव, अगर ये जो फील्ड होगी अगर इसका नेचर इलेक्ट्रोस्टैटिक या कंजर्वेटिव है तो क्लोज्ड इंटीग्रल तो जीरो होगा। आपको पता है एक क्लोज पाथ में वॉल्यूम की वैल्यू जीरो हो जाएगी ना, कि आप जहां से स्टार्ट हुए वहीं वापस आ गए। तो आपको यही चीज तो पोटेंशियल डिफरेंस होती है, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और जहां से आप स्टार्ट हो गए वहीं वापस आ गए, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जीरो होती है, उसके टर्म जीरो हो जाए। तो अगर कोई कंजर्वेटिव फील्ड है तो उसका क्लोज इंटीग्रल इक्वल टू हमेशा क्या होता है, जीरो। लेकिन ऐसा नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में नहीं, ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर मैं उसका क्लोज इंटीग्रल ले लूं, इसको मैं लिख रहा हूं ई एंड सी, ई नॉन कंजर्वेटिव, इसका मैं क्लोज इंटीग्रल अगर मैं ले लूं, है ना, dl के साथ, तो ये जीरो नहीं होता, बल्कि इसकी वैल्यू होती है माइनस डी फाई बाई डी, वेयर फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, कि फाई क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, या इसी को हम बोल सकते हैं दिस इज योर इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है उसका जो क्लोज इंटीग्रल होता है वो तो जीरो होता है, क्लोज पाथ में जाएंगे तो वर्क की वैल्यू हमेशा जीरो हो जाएगी। लेकिन नॉन कंडक्टिव फील्ड का क्लोज पाथ में वर्क की वैल्यू जीरो नहीं होती, बल्कि किसके इक्वल हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे साइड में, दिस इज फॉर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक, दिस इज फॉर इंड्यूस्ड और नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। तो ये दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस कि भाई कंजर्वेटिव फील्ड का क्लोज इंटीग्रल हमेशा जीरो होगा, लेकिन जो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज इंटीग्रल होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होगा, है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू का मतलब हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, ये माइनस डी फाई बाई डी। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है ना, इसका अगला भी जो चैप्टर आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसमें बहुत ज्यादा यूज होगा, है ना। कि जो मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस जो है ना, कि भाई पूरा का पूरा जो ये पूरी आप जो एनसीईआरटी 1 पढ़ते हो
दिस इज बेस्ड ऑन द 4 इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल, जो कि नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे जब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगा। तो मैक्सवेल 4 इक्वेशंस की एक इक्वेशन ये भी होती है ना, मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस के ऊपर ही पूरी एनसीईआरटी 1 की थ्योरी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेस्ड एंड समवॉट ऑप्टिक्स भी उसके ऊपर बेस्ड। वो सारे क्वेश्चन में मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस की एक इक्वेशन ये होती है कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई नॉन कंजर्वेटिव डॉट डीएल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, इंड्यूस्ड डीएल, या ये किसके इक्वल होता है, माइनस डी फाइव बाई डी। अब एक चीज है कि ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालें कैसे, जैसे कंजर्वेटिव फील्ड का तो फॉर्मूला होता है, बहुत सारे आपने पढ़े हैं, कहीं भी अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो ई कंजर्वेटिव किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए अगर हम लिखें, है ना भाई, कोई भी अगर पॉइंट चार्ज है उसके लिए अगर मैं ई कंजर्वेटिव लिखूं तो ई कंजर्वेटिव की वैल्यू तो ये होती है, ई कंजर्वेटिव की वैल्यू हो जाएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर वैक कैप, ये हो जाएगा, है ना भाई। कोई भी अगर पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से कंजर्वेटिव फील्ड की वैल्यू यही तो होगी, है ना भाई, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, इसलिए आपका आर कैप हो जाएगा, राइट। लेकिन अब हम नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की वैल्यू हम निकालेंगे, आपने बोल तो दिया कि भाई जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी जो कि नॉन कंजर्वेटिव होगी और हमेशा क्लोज लूप बनाएगी। फिर ये भी कैलकुलेट कैसे करें, तो उसके लिए जस्ट हम इसी चीज पे यूज करेंगे, एक ही इसमें रिलेशन है, इसी के ऊपर बेस पूरी की पूरी आपकी क्या है, आपकी थ्योरी है ना। एज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये लेता हूँ कि मैंने ये बोला कि एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कोई स्पेस है, कोई भी सिलेंड्रिकल स्पेस है, मे बी इनसाइड द सोलेनॉइड, भाई सोलेनॉइड के अंदर वाले स्पेस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड करंट डिपेंडेंट होती है, तो करंट चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। तो इसके अंदर, इस सिलेंड्रिकल स्पेस के अंदर इनटू द प्लेन यूनिफॉर्म फील्ड, इनटू द प्लेन क्या है आपका यूनिफॉर्म फील्ड, और इस सिलेंड्रिकल स्पेस की रेडियस है कैपिटल, लेकिन ये यूनिफॉर्म फील्ड है लेकिन कांस्टेंट नहीं, हो सकता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सपोज टाइम के साथ बढ़ने लगे, अगर आप सोलेनॉइड की करंट टाइम के साथ बढ़ाओगे, हाँ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा जैसे आपकी बढ़ेगी। तो हम देखते हैं जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाऊंगा ना, यहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेवलप होंगी, यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा जैसे आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस तरह से यहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डेवलप हो जाएंगे जैसे आपकी लाइंस डेवलप होंगी, है ना, जो कि हमेशा क्लोज सर्कुलर लूप के फॉर्म में, ये आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इस स्पेस के अंदर ही होगी, बाहर भी होगी, भाई मैग्नेटिक फील्ड तो इसके अंदर ही चेंज हो रहा है, लेकिन जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस स्पेस के बाहर भी डेवलप हो जाएंगे, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी इसके बाहर भी डेवलप होंगी, ये आपकी कोई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, और ये इस तरह से बाहर भी डेवलप है ना, इनफाइनाइट पे जाके इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये जो लाइंस मैंने बनाई है ना, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा, और इसका सेंस एंटी क्लॉकवाइज है ना, दिस लाइंस आर नोन एज ए सर एक और इंड्यूस्ड। बार समझा दो, बीच बीच में वीडियो फ्रीज हो रही थी। इसमें कुछ भी नहीं ऐसा है कि एक आपका कोई सिलेंड्रिकल स्पेस है, इस सिलेंड्रिकल स्पेस में कुछ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ने लगे, तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेवलप हो, जो कि हमेशा क्लोज लूप के फॉर्म में होंगी हर जगह पे, मतलब जहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है वहां भी और इसके बाहर भी, है ना, और ये बढ़ती जाएंगी, कम होती जाएंगी, जाके इनफाइनाइट पे जीरो। तो ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी हमेशा क्लोज लूप होंगी, और इसका जो सेंस है वो लेंस लॉ से डिसाइड, तो ये आपकी जो लाइंस है इसी को हम क्या होते हैं, इंड्यूस्ड फील्ड लाइन, है ना। और इसका जो सेंस है कि एंटी क्लॉकवाइज ही कैसे लिया मैंने, तो इसकी डायरेक्शन हम डिसाइड करते हैं किससे, जैसे आपके लेंस लॉ से, है ना। भाई अगर आप मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन बढ़ रही है ना, तो इनटू द प्लेन अगर बढ़ रही है तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फील्ड होनी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगा उसकी वजह से थंब बाहर आना चाहिए, अगर ये कम हो रही होती तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से थंब अंदर चले, तो अगर ये बढ़ रही है तो थंब बाहर लोगे तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हो जाएंगी, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आप करंट निकालते हो तो जो डायरेक्शन करंट की होगी वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। अब इसका प्रोग्राम तो जैसे मुझे किसी पॉइंट पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो उसके टेंजेंशियल हो जाए,
है ना। यहाँ पे किसी भी पॉइंट कहीं भी अगर मुझे निकालनी है कि इस पॉइंट पे इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी टेंजेंशियल हो जाएगा। तो आप देखो सिंपल कंजर्वेटिव फील्ड और जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें बहुत डिफरेंस है। पहली बात तो ये नॉन कंजर्वेटिव होता है और हमेशा क्लोज लूप बनाता है। जो कंजर्वेटिव फील्ड होती है वो बेसिकली जो ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती कि पॉजिटिव से स्टार्ट होकर किस पे टर्मिनेट होती है नेगेटिव, है ना। और ये जो नेचर जो होता है इसके कंजर्वेटिव होते है ना, तो उससे डिफरेंट फील्ड जस्ट हमने लाइन बाय यूज किया और एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर जगह प्लॉट करते हैं। इसलिए तो हम क्या करते हैं, जब रिंग रखेंगे यहाँ पे कोई कंडक्टिंग, तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज मूव कर देते। अभी यहाँ पे कोई रिंग वगैरह नहीं है, फिर मैं जैसे कंडक्टिंग रिंग कहीं भी प्लेस करूँ अंदर या बाहर, तो आपको जैसे प्लेस करेंगे इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो उसके चार्ज मूव कर देंगे और चार्ज मूव करेंगे मैं उसकी वजह से क्या डेवलप हो जाएगी, इंड्यूस करंट। ये आपने थोड़ा सा इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्पॉट। अब एक चीज ध्यान रखना कि अब आपको ये निकालना है कि इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। जैसे आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाला कि Q/R², वैसे ही अभी तो सिर्फ डायरेक्शन आप शो कर रहे हो कि टेंजेंशियल होगा इसका, लेकिन किसी पॉइंट पे कितना होगा वो अभी आपको नहीं पता। तो वो निकालने के लिए हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, है ना। भाई अगर कहीं भी मुझे फील्ड निकालनी है तो इसको मैं क्या करूंगा, बेसिकली आपका यूज, तो मैं इसको ऐसा लिख लूंगा कि भाई यहाँ पे आप ध्यान रखना, कई बार इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन कि जस्ट आपने ये बोला कि ये कोई सिलेंड्रिकल स्पेस था, है ना। इस जगह पे बेसिकली आपका कोई सिलेंड्रिकल स्पेस है ना, इस तरह से आपका, और इस सिलेंड्रिकल स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज है ना। मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में सिर्फ डायरेक्शन का फर्क, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ क्या हो रही है, फर्क। दिस dy by dt is greater than 0, है ना। तो आपको पता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी रेडियस कैपिटल है। अब मैं निकालना चाहता हूं कि सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पे यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इसकी किसी इनसाइड पॉइंट। तो सबसे पहले मैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं किसी इनसाइड पॉइंट पे। तो आपको इनसाइड पॉइंट पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसी तो बन जाएंगी ऐसा, और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो ये जो सेंस होगा वो कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो इस पी पॉइंट को मुझे निकालना है कितना होगा, तो मैं यहाँ पे ये लॉ यूज करूंगा कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई नॉन कंजर्वेटिव डॉट डीएल इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए इंटू डी वाई, हाँ भाई डी5 बाई डी की जगह पे आपको होता है एरिया, मैग्नेटिक फील्ड तो टाइम के साथ चेंज होता है, तो डी5 बाई डी की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, माइनस ए इंटू डी वाई। क्या थोड़ा ध्यान दो कि इसके हर पॉइंट पे इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही होगा, ये वाला टर्म बाहर आ जाएगा। इनसाइड पॉइंट पे जो फील्ड होगी और क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल, है ना। क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं इसलिए माइनस पढ़ा देते हैं। आप इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ क्या निकाल रहे हो, मैग्नीट्यूड, माइनस हटा दो। अब एरिया क्या लेंगे, एरिया वो लेंगे जहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, ये वाला एरिया। तो ये जो एरिया होगा ये आपको आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इनटू डी बाई डी, हां भाई इस पॉइंट पे निकालना है तो इस लूप के अंदर के एरिया तो आप लोगे, तो अल्टीमेटली आपका आ गया पाई आर स्क्वायर इनटू डी बाई डी। और आपको पता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल जो होगा ये आपका 2 पाई आर हो जाएगा, तो यहां से आपका पाई आर स्क्वायर इनटू डी बाई, हां वही चीज है जैसा आप गॉस लॉ वगैरह में यूज करते थे, एम्पियर्स लॉ में यूज करते हैं। तो डीएल जो होगा इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यहां से पाई कैंसिल, एक आर की पावर कैंसिल, है ना। तो ई इनसाइड की वैल्यू ये होगी, ई इनसाइड की वैल्यू जो होगी वो आपकी आ जाएगी आर, एक आर कैंसिल यहां से हो गया, दिस इज आर बाई 2 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला है ना कि इसके अंदर जो फील्ड होगी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वो आर बाई 2 इंटू डी बाई डी, मतलब वेरिएशन लीनियर हो, है ना। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैरी करेगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊं, है ना, यहाँ पे अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ जैसे कि आपका क्या ग्राफ कहीं और बनाता हूं, यहाँ मत बनाओ, है ना, ग्राफ में दोबारा समझा, तो यहाँ पे वेरिएशन लीनियर, तो ये तो मैंने इनसाइड पॉइंट पे निकाला। अगर मैं कोई आउटसाइड पॉइंट पे निकालू यहाँ पे कहीं पे, है ना, इसी सेम स्मॉलर जनरल डिस्टेंस पे, तो अगेन आप इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बना लो क्योंकि हर जगह पे इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड हो,
अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो फिर से मैं ये लॉ यूज करूंगा। तो अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ किसी आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट, है ना। तो जब आप इसको आउटसाइड पॉइंट पे अप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा ई आउटसाइड, है ना। ई आउटसाइड आप निकाल रहे हो इनटू 2 पाई आर, तो वही वैसे ही रह जाएगा, हाँ। ई आउटसाइड इनटू डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर, है ना। बस ये एरिया में चेंज आ जाएगा, क्योंकि एरिया में आपको जान दो वो एरिया होता है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ कैपिटल आर रेडियस तक ही है, इसके बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो यहाँ पे पाई इंटू कैपिटल आर इंटू डी, और देखो यहाँ से पाई एक कैंसिल और बाकी कोई भी चीज कैंसिल नहीं होगी। तो यहाँ से ई आउटसाइड की जो वैल्यू होगी ये आपकी हो जाएगी कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2r इंटू डी वैल्यू, है ना। तो ये ध्यान रखना आपने दो फॉर्मूले। भाई इस रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो अंदर में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इनसाइड पॉइंट पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल आर, लेकिन आउटसाइड पॉइंट पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल आर। अगर आउटसाइड पॉइंट में रिलेशन निकालूं तो जो ई आउटसाइड होगा दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल आर, हाँ, कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड ये क्या हो जाएगा कि आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये दोनों फॉर्मूले जस्ट हमने इससे निकाला। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूं तो जस्ट मैं ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, हाँ, कि अगर मुझे डिस्टेंस के साथ ये ग्राफ प्लॉट करना है कि भाई इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ कैसा होगा, तो अंदर में तो लीनियर वेरिएशन स्ट्रेट लाइन, है ना। कहां तक, इस कैपिटल आर तक। जैसे ये डिस्टेंस कैपिटल आर होगा तब तक इसका वेरिएशन लीनियर होगा, और जहां पे कैपिटल आर होगा वहां पे इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी r/2 इंटू डी वाई डी, है ना। लेकिन इसके बाद आपको बताइए आउटसाइड जैसे हम बाहर जाएंगे अब वेरिएशन आर के इनवर्सली पूछते, मतलब वेरिएशन ऐसा होगा, हाँ। तो अंदर में लीनियर और उसके बाद में इनवर्स इनवर्स लॉ यूज, और कहां पे जाके इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, इनफाइनाइट, है ना। तो ये ग्राफ इसका लेकिन इसी हिसाब से मैंने फील्ड लाइंस बनाई है। अब देखो मैंने रैंडम फील्ड लाइंस नहीं बनाई है, फील्ड लाइंस इसी के हिसाब से बनी हुई है, क्योंकि लाइन की डेंसिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस। तो आप देखो जैसे जैसे सेंटर में डिस्टेंस बढ़ेगा यहाँ तो फील्ड जीरो हो जाएगी, जैसे सेंटर से डिस्टेंस फील्ड बढ़ेगा फील्ड बढ़ेगी। तो आप देखोगे लाइंस के बीच का सेपरेशन कम होता है, सबसे कम सेपरेशन यहाँ पे होगा, फिर सबसे से मैक्सिमम। उसके बाद जैसे हम बाहर निकलेंगे फिर से सेपरेशन है ना, बाई डेंसिटी पहले कम होगी, धीरे धीरे लाइंस के बीच का स्पेसिंग कम होगी, ज्यादा लाइंस डेंस हो जाएंगी, फिर फील्ड बढ़ रही है। उसके बाद फिर से डेंस सेपरेशन कम होता है, बढ़ता जाएगा, क्योंकि डेंसिटी क्या हो रही है वैसे कि आपकी कम होगी तो फील्ड क्या होगा वैसे कि आपका वीक। तो ये ध्यान रखें इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ के अकॉर्डिंग ही हम ये प्लॉट, तो जो फॉर्मूला यूज होगा इसमें तीन ही फॉर्मूले हैं। एक तो मेन फॉर्मूला जिससे हम सारी चीजें ड्राइव करेंगे, है ना, जो मैक्सवेल की इक्वेशन होती है। उसके अलावा ई इनसाइड ई आउटसाइड, क्या आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला यूज करना है वो अंदर का यूज करना है या बाहर का यूज करना है, और फील्ड की डायरेक्शन, भाई कैसे मुझे बदलना सर है एंटी वो सर फील्ड जो की डायरेक्शन। ग्राफ सर जो ग्राफ बनाया आपने वो जो सरफेस वाला पॉइंट है, तो सर हाँ जैसे जैसे जब हम बीच में सेंटर में से शुरू कर रहे हैं सरफेस की तरफ जा रहे हैं, तब सर जो हाँ फील्ड लाइंस है वो लीनियरली बढ़ रही हैं सर, लेकिन जब हम हाँ, सरफेस को आगे क्रॉस करें तो वो पैराबोलिकली क्यों गिर रही है नीचे, मतलब वो लीनियरली नहीं गिरनी चाहिए। इनका इनवर्सली ऐसा ई अच्छा अच्छा अच्छा, आउटसाइड ठीक 1 है बाय ठीक है r है, तो ठीक है ठीक है एक्स ठीक है वाई सर, कांस्टेंट रहेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा, ठीक है सर। है ना। एक्स वाई कांस्टेंट होगा तो ग्राफ जो होगा रेक्टेंगुलर क्या हो जाएगा, हाइपरबोला। सेम करेंगे तो इनसाइड में डायरेक्टली एंड आउटसाइड में क्या होगा जैसे कि आपकी आर की कैसी हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो तीन ही ओके सर। फॉर्मूले हैं, एक ई इनसाइड और ये क्या हो जाएगा जैसे कि आपका ई आउटसाइड। और मेन लाइन जो कि भाई एंटी क्लॉकवाइज कब होगा, क्लॉकवाइज कब होगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ रही है एंटी क्लॉकवाइज, यही मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ अगर कम होती तो ये फील्ड लाइंस कैसे हो जाती, क्लॉकवाइज। बाकी सारे फॉर्मूले क्या रहते हैं, सेम। तो इसको आपको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई, तो कई क्वेश्चंस में यूज होगा, हाँ, कई न्यूमेरिकल्स में क्या होगा यूज। तो इसी को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक
हाँ वो मैंने बता दिया कृतिका आपको कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो आई है वो लेंस लॉ से आई है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ बढ़ रहा है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क का जो थंब होगा वो बाहर है, मतलब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये टाइम के साथ कम होता थंब सपोर्ट करते क्लॉकवाइज, तो लेंस लॉ से उसकी डायरेक्शन, जैसे इंड्यूस करंट का निकालते हैं वैसे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो फील्ड के अलोंग ही करंट फ्लो होगा, कोई रिंग रखेंगे तो फील्ड के अलोंग ही क्या होगा, बेसिकली आपकी करंट फ्लो। तो मैं एक क्वेश्चन के ऊपर दे रहा हूं, है ना। हाँ थम नहीं, थम डायरेक्शन ऑफ फील्ड नहीं बोलता है, कर्व फिंगर डायरेक्शन ऑफ फील्ड होती है। कर्व फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, थम नहीं देता है। कर्व फिंगर जो होगी वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगी, वो मैं बताऊंगा आपको, आप धीरे धीरे समझ उसके बाद। हम बाहर लेंगे तो कर्व फिंगर जो होंगी ना वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। हम बाहर अगर लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, और थंब अंदर होगा तो कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके ऊपर कई न्यूमेरिकल्स आपसे इस केस में पूछे जाते हैं, है ना, जिसमें कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूज होगा। और मेन चीज है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तभी यूज होगा जब कंडक्टर जिसमें कि इंड्यूस करंट फ्लो हो रही है वो स्टेशनरी और फील्ड चेंज होगी। कंडक्टर जैसे ही मूव करने लगा फिर तो मोशन में होगा। कंडक्टर अगर रेस्ट पे है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो जो भी चीज होगी वो किससे होगी, जैसे कि आपकी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं एक दो क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा उसको हम ट्राई करते हैं। हाँ यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। ये इसको ध्यान से पढ़ाओ जरा सा। ये सर्कुलर रिंग नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग नहीं है, है ना, कि सर्कुलर रिंग कैसी है, बेसिकली आपकी नॉन कंडक्टिंग। जो इंड्यूस करंट तो कंडक्टिंग में ही फ्लो होगी। ये ठीक क्वेश्चन है, सही बताया आपने। जो भी हमने पढ़ा है उसमें यूज होगा।
हाँ कुछ आंसर आ रहा है, लेट मी चेक, कुछ 5 पीपल हैव सेंड द आंसर। हाँ सही है, दिव्यांश योर आंसर इज करेक्ट, पुलकित योर आंसर इज करेक्ट, है ना, सही बताया आपने। अच्छा क्वेश्चन। कुछ और भी आंसर आए, लेट मी चेक। नहीं, कृतिका भारद्वाज आपका आंसर सही है। चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। हाँ गार्गी, आप सही, आपका आंसर, अब आपका आंसर जो आ गया वो सही है ना, गार्गी नाउ योर आंसर इज करेक्ट, है ना। सही, चलो लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या था, ये कोई स्पेस है, इसमें इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ बढ़ती है, एक कांस्टेंट रेट, है ना। तो जैसे कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी, हर जगह पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ना। तो यहाँ पे आपने एक रिंग ले लिया, यहाँ पे कोई रिंग है, और ये नॉन कंडक्टिंग रिंग है, क्वेश्चन में लिखना भूल गए। नॉन कंडक्टिंग रिंग होगी तो इसमें कोई इंड्यूस करंट नहीं होगा ना, कोई करंट तो कंडक्टर में ही होता है, लेकिन इसमें हर जगह पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो आपको पता है यहाँ पे फील्ड ऐसे आ जाएगी, और इस फील्ड की वैल्यू हम जानते हैं, ये आउटसाइड वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये आपको हो जाएगा r² / 2r इंटू डी बाई डी टी, ये तो फील्ड हो जाएगी। और इस फील्ड की वजह से यहाँ पे अगर कोई चार्ज आप dq ले लो, तो इस dq चार्ज के ऊपर फोर्स लगे, है ना, वो आपका dq इंटू ई हो जाएगा, है ना। कि अगर dq कोई चार्ज ले ले यहाँ पे, तो dq के ऊपर फील्ड की वजह से क्या लग जाएगा, फील्ड के अलॉन्ग एक dq फोर्स लगेगा, और फोर्स रहेगा तो इस पॉइंट के अबाउट एक टॉर्क लग जाएगा, हाँ, कि फोर्स अगर लग गया तो इस पॉइंट के अबाउट में क्या लग जाएगा, टॉर्क, क्योंकि रोटेशन का रिलेशन तो टॉर्क से होता है ना। ये रोटेशन का जो रिलेशन होगा वो किससे होगा, जैसे कि आपका टॉर्क, तो हम निकालेंगे टॉर्क, भाई जो छोटा सा एलिमेंट पे जो टॉर्क लगेगा वो डी टॉर्क हो जाएगा, डी टॉर्क की वैल्यू जो होगी वो ई इंटू डी की होगी, है ना। और हर जगह पे ई तो सेम ही रहेगा, तो ई वेरिएबल थोड़ी है। जब टोटल टॉर्क हम निकालेंगे तो एक्चुअली में ई तो बाहर ही आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू मीन टोटल चार्ज, तो ये आपको हो जाएगा क्यू, है ना। अब इसमें क्यू और ई की वैल्यू आप पुट कर दो तो टॉर्क आ जाएगा, तो क्यू तो क्यू ही है, ई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कैपिटल r² / 2r इंटू डी बाई, ये आपका टॉर्क आ गया। अब टॉर्क के बाद आप थोड़ा ध्यान दो, सॉरी इसमें ये तो फोर्स है, इसको एक डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे ना पास, क्यू ई आर हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस टॉर्क होगी ना, तो एक यहाँ पे आर भी आ गया, जो कि इस आर से कैंसिल हो गया। एक तो टॉर्क है, अगर मुझे निकालना है व्हाट इज द एंगुलर एक्सप्रेशन, तो टॉर्क को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड,
है ना। तो टॉर्क की वैल्यू आप निकाल चुके हो, दैट इज द क्यू आर स्क्वायर बाय 2 इंटू डी बाई डी। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का एम आर स्क्वायर होता है, एम इंटू कैपिटल आर। जो मास रिंग का एम है और रेडियस जो है ना, वो कितनी है इसलिए आपकी चेक करो, एम आर स्क्वायर है इसको, यहाँ पे एम आर स्क्वायर है। तो इससे आप चेक करो क्या आपका आंसर आ रहा है। तो इससे आप सॉल्व करोगे, तो देखो कितने आंसर आ रहे हैं, है ना। अच्छा, डायग्राम में क्या गलती है, क्या मिस्टेक्स हैं डायग्राम में? अच्छा, रेडियस ऑफ द रिंग इज कैपिटल आर है। अच्छा अच्छा, रेडियस ऑफ द रिंग कैपिटल आर, ठीक है ठीक है, सही है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड पूरे स्पेस में है क्या? एक मिनट में क्वेश्चन फिर से देख लेता हूँ, फिर से मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, इसलिए आंसर से मैच नहीं कर रहे हैं। लेट मी सी अगेन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को फिर से मैं एक बार देखता हूँ क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर है, ऑफ मास एम एज यूनिफॉर्मली। अच्छा अच्छा, will coaxial with the ring and has the radius r greater than r। मतलब ये हर जगह में मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये रेडियस कैपिटल आर है, इसको आप यहाँ से हटा दो, और हर जगह में मैग्नेटिक फील्ड हो। अगर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है तो ये फॉर्मूला फिर यूज नहीं होगा ना, फिर तो फॉर्मूला ही चेंज होगा, है ना। कि हर जगह पे क्या है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो इसने बोला हुआ है ग्रेटर देन कैपिटल आर, सही है, फिर तो फॉर्मूला ही आपका चेंज होगा। फिर तो जो आपका फॉर्मूला होगा वो ई इनसाइड वाला यूज होगा। ई इनसाइड में सी आपका हो जाएगा r बाई टू इंटू डी बाई, r बाई टू इंटू डी बाई, अब सही। बस फील्ड का वैल्यू चेंज कर दो आप यहाँ पे, ये जो चीज होगी r बाई टू इंटू डी बाई डी होगी, और ये भी चीज कैपिटल आर ही हो जाएगा, है ना। तो अब सही है आपका, ये एम आर स्क्वायर हो गया, है ना। मतलब कोई स्मॉल आर का इसमें पॉइंट ही नहीं है, एक्चुअली मैंने मिस इंटरप्रेट कर लिया। तो इससे आपका आंसर आ गया, तो इससे आपका आंसर आ गया क्यू बाई टू एम इंटू डी। एक बार हम मुश्किल क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं जबरदस्ती, इसमें कुछ है ही नहीं, है। मैग्नेटिक फील्ड पूरा बाहर तक भी है, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, बाकी सारे स्टेप्स। तो इससे जब सॉल्व करेंगे तो बी ऑप्शन बिल्कुल, इससे बी ऑप्शन क्या होगा वैसे, क्या आपका सही बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आई शेयर, ये भी ठीक क्वेश्चन है। यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और इंक्रीज हो रहा है, वो उससे फर्क पड़ जाता है कई बार। तो उसका थंब अंदर की तरफ हो जाएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्लॉकवाइज हो जाएगी।
सबके आंसर एक आ रहे हैं, लेकिन मेरे आंसर से वो मैच नहीं कर रहा है जो भी आपने भेजा है ना। जो आप ऑप्शन भेज रहे हो सबके आंसर आप सही भेज रहे हो, लेकिन मेरे पास आंसर कुछ अलग है। मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। चेक करता हूँ मैं भी, क्या पता आपका ही सही हो, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन कुछ अलग है। जो आप दिए। एक मिनट फिर से आंसर चेक कर लेता हूँ। ये कुछ अलग आंसर दे रहा है, लेकिन मुझे भी डाउट है इसके ऊपर। चेक कर लेते हैं। मोस्टली आप लोग जो भेज रहे हो वो डी फॉर दिल्ली भेज रहे हो, लेकिन यहाँ कुछ अलग आंसर दिया हुआ है। आप नाम आपका भी आंसर डी है, पुलकित, कृतिका, दिव्यांश, सबका आंसर डी है। मुझे लगता है डी सही होगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है ना। चेक कर लेता हूँ मैं इसे, है ना। ये तो ठीक है, चलो चेक करता हूँ मैं। मेरे ख्याल से फिर आपका डी ऑप्शन ही सही होगा। लेट मी चेक, है ना। चेक करते हैं। देखो क्या है इसमें, सबसे पहले आपको ये दिया हुआ था, एक चीज ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें शो की है वो बाहर की तरफ है ना, आउटसाइड, है ना, और इंक्रीज हो रही है। बाहर की तरफ है, इंक्रीज हो रही है, मतलब इसको अपोज करने के लिए थंब इनटू द प्लेन होगा। थंब अगर इनटू द प्लेन होगा तो क्लॉकवाइज आ जाएगी इंटू इलेक्ट्रिकल लाइन। यहाँ पे इंटू इलेक्ट्रिकल लाइंस जो होंगी वो क्लॉकवाइज होंगी, सबसे पहले तो ये आंसर, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर चेंज हो जाएगा, है ना। इंटू इलेक्ट्रिकल लाइंस कैसे होगी, इसलिए आपकी क्लॉक, हाँ? तो जब ये क्लॉकवाइज होगा तो इस चार्ज के ऊपर नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स हो जाएगा क्यू। एक वेट तो लग ही रहा था इसका, है ना। और इन दोनों कंप्रेशन को अगर इक्विलिब्रियम है तो केएक्स बैलेंस कर रहा हूँ, ये तो क्यों हो जाएगा, इसकी वेट नीचे लग ही रहा है, एक क्यू एडिशनल लगने लगा, दोनों को केएक्स क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई, है ना। जो एक्स की वैल्यू होगी, इसमें कंप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू जस्ट आपकी आ जाएगी, दैट इज द mg प्लस क्यू इनटू 1 बाई। अब इसमें ए की वैल्यू आप पुट कर दो, तो आउटसाइड पॉइंट है ना, तो ये आउटसाइड की वैल्यू कितनी होगी आपको पता है, आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एल इंटू डी बाई डी टी। इसको आप यहाँ पुट कर दो, ठीक है। यहाँ से आपका ये आंसर आता है, तो एम जी प्लस, है ना, क्यू आर स्क्वायर बाई 2 एल इंटू डी, है ये आपका, तो डी ऑप्शन वाज द करेक्ट, आपका आंसर सही है, डी ऑप्शन सही था। देखो बेटा, इससे वो डायरेक्शन ऑफ करंट ही होती है, लेकिन मैं बताता हूँ कि क्या करते हैं इसको, किस तरह से हम करते हैं। देखो क्या होता है, हम इसको करंट्स के सेंस से निकालते हैं। जैसे अगर आपसे बोलो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज है कि अगर मैं यहाँ पे कोई रिंग रख लूँ ऐसे, यहाँ पे कोई कंडक्टिंग रिंग रख लें, डायरेक्शन के लिए कंडक्टिंग रिंग रख लेते हैं, तो जब डायरेक्ट कंडक्टिंग रिंग हम यहाँ पे रख देंगे, अगर आपसे कोई बोले कि आप इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह नहीं जानते, सिर्फ फ्लक्स से इसमें इंड्यूस करंट की क्या डायरेक्शन है ना, तो आप बोलोगे चूंकि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग ये ऐसी करंट प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से फील्ड अंदर की तरफ, तो ऑब्वियसली इसमें करंट जो इंड्यूस करंट होगी वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए, तभी तो उसकी वजह से फील्ड अंदर की तरफ होगी।
तो इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज होगी। अब आपको पता है इंड्यूस करंट को फील्ड ही तो मूव करती है, तो अगर इसका कोई भी क्यू चार्ज है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो इसमें जो फील्ड होगी वो भी क्लॉकवाइज होगी। वही हम होते हैं, जो डायरेक्शन इंड्यूस करंट की होगी वही फील्ड की। हाँ, तो भी हम लेंस लॉ से नहीं होते, दोनों चीजें सेम ही है। हाँ, वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो होती है वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होती है। इस तरह से हम ये हम इस तरह से क्या करेंगे बेसिकली आपका सॉल्व करेंगे। तो इसका डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो अब देखो अब तक जो भी हमने थ्योरी पढ़ी है ना, अगर मैं उसको ईएमआई को रिवाइज करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, हाँ, कि पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अगर मैं पूरी चीजों को रिवाइज करूं तो देखो आपके स्टेप्स ऐसे होते हैं, है ना। भाई एक तो शुरू में बता रहा था, पहला स्टेप होता था कैलकुलेट फ्लक्स। सबसे पहले आप फ्लक्स निकालते थे, फिर डिफरेंशिएट करके ईएमएफ निकालते थे, और फिर आप निकालते थे इंड्यूस करंट, और डायरेक्शन के लिए आप लेंस लॉ यूज करते थे। इसके लिए तो कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत ही नहीं है, है ना, कि भाई इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये दो पार्ट में डिवाइड होता है यहाँ के बाद, ये जो स्टेप्स थे इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। इफ कंडक्टर इज मूविंग, कंडक्टर इज मूविंग, कंडक्टर मूविंग होता था तो हम बात करते थे मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। और मोशनल ईएमएफ की वैल्यू को आप ये लिखते हैं, मोशनल ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, v क्रॉस b डॉट ds, इसका इंटीग्रेशन। हाँ, इफ कंडक्टर इज स्टेशनरी, if conductor is stationary in time varying field, in time varying magnetic field, if conductor is stationary in time varying magnetic field, तो यहीं पे कंसेप्ट आ जाता था इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक। हाँ, कि अगर कंडक्टर स्टेशनरी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पे कंसेप्ट किसका रहता था बेसिकली आपके इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो मैंने रिलेशन ये लिख दिया था। इसका मेन रिलेशन होता है ई नॉन कंजर्वेटिव डॉट ऑफ डीएल इक्वल टू माइनस डी फाइव। तो ये पूरा का पूरा अभी तक हमने चीजें स्टार्टिंग में सिर्फ अब इस यहाँ तक की बात करते थे, फिर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके ये पढ़ लिया। आज हमने ये पढ़ लिया, है ना, किसको हमने न्यूमेरिकल्स में किस तरह से, ये भी काफी इम्पोर्टेंट चीज है ना। कई बार क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते तो इसके बारे में सोचना पड़ता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यही फ्लो चार्ट है जिसको माइंड मैप बोलते हैं, यही इसका माइंड मैप है ना। तो एक क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ, ये भी एक यूनिक क्वेश्चन। पहले एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो छूटा हुआ है मोशनल ईएमएफ का, उसके बाद इसको करते हैं। तो देखते हैं इसे। और ये थोड़ा सा कुछ अलग क्वेश्चन है। नहीं नहीं, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये अलग चीज, डोंट सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है ना। वो क्वेश्चन एक्चुअली में इस तरह से था कि अगर मैं आपसे ये बोलूं, आप इसको ध्यान रखना, कि वो क्वेश्चन आपका इस तरह से था कि अगर यहाँ पे कोई मेटल डिस्क है ना, यहाँ पे हम एक मेटल के डिस्क ले,
This is a metal disc. Metal disc of radius Kepler है और यहाँ पे हर जगह पे into the plane magnetic field. यहाँ पे into the plane क्या है इसलिए आपका magnetic field हर जगह है ना और ये ओमेगा से रोटेट करता है अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो आपको ये बताना था you find out EMF between center and rim of this है ना सेंटर और रिम ऑफ द डिस्क के बीच में EMF कितना होगा ध्यान रखना इसमें भी जो EMF डेवलप होगा ना वो आपका इतना ही हो जाएगा जो आप पहले रॉड का निकाल रहे आप भी ओमेगा आर स्क्वायर लो सर आपने डेवलप किया है अगर ये इस तरह से रोटेट करें तो इसमें भी जो EMF डेवलप होगा सेंटर और रिम के बीच में वो आप भी ओमेगा आर स्क्वायर एक्चुअली में क्या हो जाएगा इसमें बहुत सारे ऐसे रॉड हो जाएंगे हर रॉड की लेंथ कितनी हो जाएगी आर हो जाएगी तो हाफ भी ओमेगा आर स्क्वायर है ना बहुत सारे होंगे लेकिन सबका जब ऐड होंगे ना तो जीरो से हम जाएंगे तो पेरिफेरी का पोटेंशियल तो सेम ही होगा बहुत सारी बैटरी अगर पैरेलल हो तो उसका इक्विवेलेंट इंड्यूस इमेज के इक्वली तो होता है तो इसमें ऐसा नहीं कि मतलब बहुत सारे डॉट को अगर मान ऐसे तो सब ऐड हो जाएंगे ऐसा नहीं होता पैरेलल है ना तो पैरेलल में क्या होता है बहुत सारी बैटरी अगर इस तरह से पैरेलल है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो किसी भी एक बैटरी के क्रॉस ही होगा वही सबके क्रॉस तो इसका भी जो आंसर होगा Happy Halloween. है ना कि हाफ भी ओमेगा आर स्क्वायर I am anonymous. है ना कि इसका हो जाएगा बेसिकली आपका हाफ पी ओमेगा आर स्क्वायर ठीक है नहीं ये हम कर सकते हैं अब वो क्वेश्चन बेटा गलत था उसमें इररिलेवेंट डाटा थे इसलिए मैंने नहीं कर पाया है ना वो इररिलेवेंट डाटा थे इसलिए मैंने सॉल्व नहीं कर पाया उसमें डाटा कुछ ई वगैरह दिया हुआ था वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ना इनकम्प्लीट क्वेश्चन था इसलिए मैंने नहीं किया इस क्वेश्चन को आप ध्यान दो कि मेटल डिस्क अगर रोटेट हो रही है तो बहुत सारे रॉड रोटेट हो रहे हैं और हर रॉड का मोस्टली में इतनी है ना और सबका मोस्टली में अगर इतनी होगा तो सेंटर और पेरिफेरी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इतनी होगा आप भी ओमेगा आर स्क्वायर वो अलग अलग नहीं लेंगे कौन आया था भाई ये हीरो चलो खुद ही बाहर चला गया ठीक ये हम इस तरह सॉल्व करते हैं ठीक है चलो तो मैं आप दूसरा क्वेश्चन देता हूँ आपको जो मैं क्वेश्चन आपको करवाना चाह रहा था हाँ ये वाला क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन बचे हुए हैं ये सॉल्व कर लीजिए जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन हाँ बोल सकते हैं है ना वो जो इक्विपोटेंशियल कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के लिए है ना इसमें तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है बिल्कुल सही बोल रहे हो
ठीक है, सही आंसर जाएगा। चल मैं बताता हूँ, ऐसे नहीं, जस्ट आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है। ये आपका बी डिस्टेंस और रॉड की लेंथ है। मैं बताता हूँ, बड़ा मतलब इसका सोल्यूशन की टेक्निक बड़ी यूनिक है ना। जस्ट अपने लॉ से ही सॉल्व कर लेते हैं हम इसे। इसकी जो सॉल्व करने की टेक्निक है दैट इज वेरी यूनिक। तो क्या है, इसने बोला है कि इस रीजन में टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। तो बोल रहे हैं कि इसके क्रॉस कितनी ईएमएफ डेवलप है ना। यहाँ डेवलप होने के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कंडक्टर में रॉड माइग्रेट कर जाएंगे। जब माइग्रेट कर जाएंगे तो यहाँ पे हो सकता है कि जगह आपकी एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। क्योंकि क्या होगा, जैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ेगी तो यहाँ पे इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाएंगे, है ना। कंसंट्रिक सर्किल के फॉर्म में हर जगह पे मैं कोई एक बना दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पे इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएंगे, इसलिए आपकी लाइंस आ जाएंगी। और अगर इंटू द प्लेन बढ़ रही है तो ये जो लाइंस होंगी वो एंटी क्लॉकवाइज में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज में, उसको कम करना पड़ेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गई। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा ना, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव कर लेंगे। या पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो होंगे उसके ऊपर फोर्स राइट पर लग जाएगा ई के कंपोनेंट की वजह से। तो जो पॉजिटिव चार्ज है इधर चले जाएंगे तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे डिफरेंशियल, मतलब जो डायरेक्शन की बात कर रहा था वो इससे सीधे आ गई। अगर जैसे मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ेगी एंटी क्लॉकवाइज फील्ड आ गया। फील्ड तो टेंजेंशियल होता है लेकिन इसका कंपोनेंट इस डॉट के लंब आ जाएगा। अगर मैं ये वाला एंगल कोई थीटा ले लूं तो यहाँ पे फील्ड का कंपोनेंट ई कॉस थीटा होगा। ई कॉस थीटा जो होगा, अगर इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है तो इस ई कॉस थीटा से इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपोजिट फोर्स होते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा और जहां से आएंगे वहां पे डिस्टेंस हो जाएगी। ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव, मतलब ए इसमें नेगेटिव हो जाएगा और बी पॉजिटिव। पहले तो डायरेक्शन की बात है भाई, नेगेटिव पॉजिटिव इसमें किस तरह से होगा, तो ये पहले डिसाइड करें। अब निकालना है कि भाई ये जो डिफरेंस क्रिएट होगा, है ना, वो कितना हो। तो वो सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा बहुत अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है आपको। कि आपने बोला ये सिलेंड्रिकल रीजन था जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, है ना। इसका रिजल्ट एक्चुअली कई स्टूडेंट्स को याद रहता है तो उसका आंसर वो फट से कर देते हैं, लेकिन आप एकदम कर सकते हैं। कोई इस तरह से आ गया एल और ये आपका कोई ओ पॉइंट और ये जो डिस्टेंस है ये आपका बी है ना। और हम ऐसा लेते हैं कि ए है और ये बी। देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक क्लोज पाथ ले रहा हूँ, ओ से ए, बी फिर से ओ। हम ओ ए बी पाथ में ये लॉ अप्लाई करते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी, है ना। ये इक्वल होता है इसका मैग्नीट्यूड एरिया इनटू डी बाई डी। फिर आपने पढ़ा भाई ई डॉट डी एल जो होता है इस केस में वो जीरो नहीं होता है बल्कि एरिया इनटू डी बाई डी, है ना। तो ये निकालना चाहते हैं भाई, क्लोज पाथ हमने कौन सा लिया है, ओ ए बी, ओ ए बी क्लोज पाथ। तो जब मैं ओ ए बी क्लोज पाथ के अराउंड इसको लगाऊंगा तो मैं इसको स्प्लिट करके लिख सकता हूँ। जब मैं ओ ए बी के अराउंड लगाऊंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ
कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल है ना, फ्रॉम ओ टू ए, समझे, ओ से ए पे आ गए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल है ना, फ्रॉम ए टू बी, जो कि आपको निकालना है, आपको ए और बी के क्रॉस से तो निकालना है कितना होगा, प्लस आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वी टू ओ अक्रॉस ई डॉट डी। तो आप क्लोज पाथ पूरा हो गया ना, क्लोज इंटीग्रल का मतलब एक होता है कि आपको उससे स्टार्ट किया, पहले ए पे निकाला, फिर ए से बी निकाला, बी से वापस आ गया तो क्लोज इंटीग्रल हो गया। और ये चीज होती है एरिया इंटू डी बाई डी, है ना। आप इस बात इसमें जो एरिया लेंगे हम ये वाला ले लेंगे, इसी एरिया पे तो बात कर रहे हैं, इसके अंदर एरिया तो ये है ना, बाकी एरिया से में क्या मतलब, एरिया इंटू डी बाई डी टी। तो जब मैं इस चीज को लिखूंगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान से देखना इससे, ये वाला टर्म जो होगा ना ये जीरो हो जाएगा, तो मैं ऊपर ले जाऊं अगर तो पहला वाला टर्म जीरो हो जाएगा। उसका रीजन है क्योंकि आपको पता है जैसे हम करेंगे तो फील्ड लाइंस आपकी इस तरह से आएंगी ना, तो फील्ड लाइंस तो ऐसे होंगी, ठीक है ना, और डीएल वेक्टर जो होगा वो इधर होगा उसी की तरफ, तो ई और डीएल के बीच में एंगल 90 हो जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और ये वाला टर्म तो आपको निकालना ही, कोई तो निकालना है कि ए से बीच के बीच में ईएमएफ कितना डेवलप है, प्लस आपको ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा, ये ऐसा, और डीएल वेक्टर आपका लेंथ के अलॉन्ग आ गया, ये भी एंगल 90 हो जाएगा, तो ये भी टर्म जीरो, और ये इक्वल हो जाएगा एरिया इंटू डी बाई डी। तो जो एरिया लेना है कौन सा लेना है आप दोनों, एरिया आपको ये वाला ट्रायंगल का लेना है, तो इस ट्रायंगल का एरिया जो हो जाएगा हाफ ऑफ बेस, है ना, बेस तो इसका आपका एल हो गया, है ना, बेस जो इसकी लेंथ ऑफ द रॉड दी थी वो होगी एल इनटू हाइट, हाइट की वैल्यू भी होगी, है ना, हाइट की वैल्यू कितनी हो गई, चलिए आपकी दी, आपकी दी तो दिया था, है ना, इनटू डी बाई डी, तो आपका अल्टीमेटली आंसर यही तो आ गया, dl by 2 इंटू डी बाई। तो अगर मैं सही सेंस कर रहा हूँ तो ये इसका आंसर है ना, अगर डाटा सही दिया हुआ है तो, है ना, तो आपका आंसर है। पर ध्यान दो कैसे किया मैंने, बस में ये टर्म इंपॉर्टेंट है कि क्यों जीरो होगा, तो ये डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर होगा तो जीरो होगा, तो ये चीज तो आपको निकालनी है। और ये जो भी चीज होगा वो एरिया इंटू डी बाई डी के, अब एरिया आपको ट्रायंगल के लेना है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, है ना, तो इससे आपका आंसर होगा, तो आपका आंसर जो होगा वो ये आपका dl by 2 इंटू डी बाई। हाँ, तो इनफैक्ट कई बार हमें पता रहता है भाई जो भी चीज होगी एरिया इंटू डी बाई डी, एरिया ये वाला ट्रायंगल है ना। वैसे एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से देख लूं कि क्वेश्चन में एक्चुअली कुछ डिफरेंट तो नहीं दे रखा था पीछे, वैसे यही दे रखा, तो इस तरह से आंसर सॉल्व। हाँ ये सिलेंड्रिकल ऐसा है, लेंथ एल है और बी डिस्टेंस दे रखा है, सही है, ठीक है, बी अगर दे रखा है तो प्लस बी होते नहीं, हाफ एल, अगर बी नहीं दिया होता वो डिस्टेंस, अगर, अच्छा वो समझ गया, एक्चुअली में क्या है ना कि इस क्वेश्चन में जो आंसर दे रखा था उसमें बी नहीं दिया हुआ डाटा, बल्कि इसकी रेडियस कैपिटल आर दे रखी है, तो सही है, अगर आपको कैपिटल आर रेडियस दे रखी है तो बी की वैल्यू आ जाएगी ना कितनी, ये आर है और ये डिस्टेंस एल बाई 2 है ना, तो वो जो बी होगा उसको हम ये लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, बी दिया होगा तो ये आ जाएगा, अगर बी नहीं दिया हुआ कैपिटल आर दिया हुआ है रेडियस को उस टर्म्स में निकाल, तो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, इसका स्टूडेंट्स जब आंसर देते हैं ना तो जितने भी गलत आंसर्स होते हैं वो देते हैं, इस क्वेश्चन के साथ खास बात ये है, जब भी मैं इस क्वेश्चन को किसी क्लास में लिखता हूँ ना तो इसके जो गलत आंसर्स होते हैं वो स्टूडेंट के वो आंसर पे आते हैं,
आपको ध्यान रखना, केयरफुली करना है। इस तरह से हम करेंगे। अब इसको करते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी अच्छा क्वेश्चन होता है। हाँ हाँ, कहाँ गया कहाँ गया ये। वो 1 के आगे जो डब्बा लगा हुआ है ओम है, वो 1 ओम 2 ओम रेजिस्टेंस। बेस ए बी का रेजिस्टेंस 1 ओम है और दोनों साइड के जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है। मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी निकालना है आपको। इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ऐसा पहला आंसर गलत आ गया आपका। तो देखा, दूसरा गलत आंसर आपका भी आ गया।
देवांश आपका भी तीसरा गलत आंसर आ गया। वरिष्ठा आपका भी गलत आंसर आ गया। प्रणाम आपका आंसर सही है। माइनस से मतलब नहीं है, माइनस तो मतलब इधर उधर के टर्मिनल चेंज करेंगे तो। गार्गी आंसर सही है। हाँ, इसमें मतलब ऐसा भी नहीं कि मतलब चार ऑप्शन में से मैंने तीन गलत कर दिया तो आपने आंसर बता दिया, क्योंकि यहाँ बाकियों के आंसर तो आपको पता ही नहीं। ये तो प्राइवेट मुझे मैसेज कर रहे हैं ना। सही बात है गार्गी एंड प्रणाम, आपके आंसर सही है। लिया आपका भी आंसर दूसरा गलत आ गया। देखो मैं बताता हूँ, देखो ध्यान दो कि एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ अलग अलग चीज होती है ना, आपने पढ़ा था कि भाई जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप करंट पढ़ रहे थे तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएफ माइनस आईआर। ये तो था, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, ईएफ माइनस आईआर। तो जो आप ये आंसर दे रहे हो ना 0.6 वोल्ट, एक्चुअली में ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये तो आप आईआर की वैल्यू बता, इसका आईआर 0.6 वोल्ट है ना। पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी है, पोटेंशियल डिफरेंस तो ईएफ माइनस आईआर होता है। एक्चुअली में क्या होता है इस क्वेश्चन में कि जैसे आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने में, तो आपको तो इसमें फ्लक्स चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगी तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, तो फ्लक्स हम निकाल लेते हैं। तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो एरिया इसका हो जाएगा √3 मीटर, है ना। भाई एरिया जो होगा इसका वो √3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इस ट्रायंगल के एरिया, अगर इसकी साइड लेंथ 2 मीटर है, साइड लेंथ इसकी कितनी है इसलिए आपकी 2 मीटर, तो ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू √3 एरिया हो जाएगा। कितने वेबर इसका फ्लक्स है, आपको ईएमएफ निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दो, डी/dt। तो आपको क्या √3 तो ऐसे छोड़ दोगे, डी/dt चेंज है, डी/dt इसका √3 है, तो जो ईएमएफ होगा वो 3 वोल्ट होगा, मतलब इस पूरे लूप में जो ईएमएफ डेवलप होगा वो 3 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन ये देखते हैं, ये तो पूरे लूप में हो रहा है, एक ए और बी के बीच में कितना होगा, अभी आपने बोला है ए और बी का जो शेयर होगा तीनों का इक्वल होगा ना, तो आपने निकाला था। तो भाई डी/dt को अगर इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए और बी के बीच का आ जाएगा, इस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी और सी के बीच का आ जाएगा, और इसके बीच का इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो मतलब जो 3 वोल्ट है वो तो पूरे लूप का आ रहा है, हर में 1 वोल्ट हो, 1 वोल्ट। तो सिंपल सा इस केस में जो आप पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ईएमएफ माइनस आईआर निकाल रहे हो, उसमें ईएमएफ की वैल्यू आप 1 वोल्ट है। टोटल अगर 3 वोल्ट है तो एबी के क्रॉस जो ईएमएफ शेयर होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, है ना। कि वहां पे जो ईएमएफ शेयर होगा वो कितना देगा, इसकी आपका 1 है ना। समझ आता है। 3 वोल्ट की वजह से इसमें करंट आ जाएगी, इंड्यूस करंट, ई की भाई आर हो जाएगा, तो ई की बार होगा तो ये आपका हो जाएगा 3/आर। आर इसमें रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ था, रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, बेस का 1 ओम है, बाकी दो साइड का 2 ओम, इसका 1 ओम, इन दोनों साइड का 2 ओम, तो टोटल 5 आ गया। मतलब करंट जो फ्लो होगी इसमें 0.6 एम्पियर फ्लो होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 0.6 एम्पियर, वही चीज है ना। अगर 0.6 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और रेजिस्टेंस है तो आईआर आ जाएगा। तो आपने ईएमएफ 1 वोल्ट निकाल लिया, जब आप आईआर निकालोगे तो आईआर की वैल्यू आ जाएगी
0.6 एम्पियर करंट इंटू आर कितना हो जाएगा 1। तो आप सब ये IR के आंसर दे रहे थे 0.6, लेकिन मुझे डेल्टा भी चाहिए था, तो इसका जो आंसर होगा वो 1 माइनस 0.6 मींस 0.4 मींस ए ऑप्शन बोल सकते हैं। वे तीन चीजें हैं, EMF, IR, डेल्टा V। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया। अगर EMF पूछते कि A और B के क्रॉस कितना होगा, इसलिए तो बोल रहा हूँ दोनों इसमें सेम चीजें नहीं है, है ना, क्योंकि हर जगह पर मैं EMF पूछ रहा था, आपने देखा होगा कहीं मैं पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड रेयरली यूज कर रहा हूँ। A और B के बीच में अगर आपसे कोई पूछे EMF कितना डेवलप होगा 1, टोटल 3 वोल्ट का 1 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज में ड्रॉप कितना होगा 0.6। लेकिन आपसे कोई पूछे पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में होगा कितना, वो E माइनस IR, वो कितना हो जाएगा 0.4। ये जस्ट हम इसमें थोड़ा सा दैट इज ऑल फॉर टुडे, है ना। तो इतने आज आपको पढ़ना था इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, है ना, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. हाँ वही बात है, कृतिका सही बोल रहा आप, इट इज लाइक कनेक्टिंग ए बैटरी ऑफ 1 वोल्ट पैरेलल टू, सही बात, मतलब वो AB ही बैटरी है, 1 वोल्ट की बैटरी और एक रेजिस्टेंस है, 1 वोल्ट की बैटरी वहां लगा लो, एक रेजिस्टेंस लगा, रेजिस्टेंस 1 ओम का।